चलो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स का टेस्ट नंबर 4 है। गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, एसडीजीज, बजटिंग, टैक्सेशन, ये सारे होंगे इसमें आपके। टॉपिक पढ़ लिए तो भी ठीक है, नहीं पढ़े तो जितना भी आता है उतना लिखो अपने दिमाग से, फिर मॉडल आंसर पढ़ के उस टॉपिक को कवर कर लेना, क्योंकि मेंस के सारे टॉपिक का कई बार कंटेंट नहीं मिलता है हमें। जितना हमने ओवरऑल कर रखा है उसको दिमाग लगाओ कैसे आप इसको अप्रोच कर सकते हो, और फिर उसके बाद अपने मॉडल आंसर से उसको एनहेंस कर लेना कंटेंट को, क्योंकि बहुत सारे इवॉल्विंग टॉपिक्स होते हैं। ठीक है ठीक है, बहुत पहला भी था और अब और इसमें इंप्रूवमेंट आ गई। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो। इन व्हाट वे कुड रिप्लेसमेंट ऑफ प्राइस सब्सिडी विद द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर चेंज द सिनेरियो ऑफ सब्सिडीज इन इंडिया? डिस्कस। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मतलब कि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। आप समझो कैसे जो सब्सिडी से हमने डीबीटी पे ट्रांसफर किया तो क्या बेनिफिट हो सकते हैं उसके, वो लिखना है आपको आराम से। करो इसको। 2015 में आया था, 12.5 मार्क्स लिखा है, पर आप 15 मार्क्स के हिसाब से शो करो और 11 मिनट्स लो। 3 पेज भरने हैं। तो पहले तो एक गवर्नमेंट क्या करती थी, सब्सिडी देती थी, है ना। उसमें क्या होता था, थोड़ा आप पहले डिफरेंस बता दोगे। सब्सिडी में क्या होता था, जहाँ पे पॉइंट ऑफ सेल है वहीं पे प्राइस रिड्यूस हो जाता था। कोई चीज 500 की है तो गवर्नमेंट कितना दे देगी, 200 का दे देगी, 300 रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी कर देगी। और डीबीटी में क्या होएगा, वो 500 की रहेगी पर उतना बैलेंस आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, है ना। तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा आप डिफरेंस, मैंने टेबल बना रखी है मॉडल आंसर में, आपको वो मिल जाएगी। 2-3 पॉइंट आप डिफरेंस के बताओ पहले उसमें। एक इंटरव्यू 15 नंबर क्वेश्चन है ना। फिर आप आओगे जो मेन क्वेश्चन की डिमांड है, कैसे डीबीटी कुड चेंज द सिनेरियो, कैसे चेंज कर सकता है, पूछा है, वो डिस्कस करना है अपने को। अब वर्ड डिस्कस आ गया, इसका मतलब क्या है कि दोनों बताने हैं कि कर सकता है चेंज, पर उसके चैलेंज भी है। क्योंकि डिस्कस वर्ड था, मैंने डिस्कस में पहले बताया था जो क्वेश्चन टैग का, उसमें आपको ये भी बताना लिमिटेशन क्या है इसकी। फिर आपको बताना था यार डीबीटी कर तो सकता है पर ये कमी है इसके अंदर, उसका ये वे फॉरवर्ड करना है। तो पहले देखते हैं कैसे कर सकता है डीबीटी, कैसे चेंज कर सकता है। इंप्रूव टारगेटिंग एंड लीकेज रिडक्शन, है ना। तो टारगेटिंग प्रॉपर होगी और लीकेज रिडक्शन होगा। अब उसमें फिर आपको बताना है एग्जाम्पल के थ्रू कि एलिमिनेटेड मिडलमैन एंड फेक बेनिफिशियरी। एग्जाम्पल आप देखो, पहल स्कीम के अंदर ₹75,000 करोड़ सेव हुए जब से उसको स्टार्ट किया गया था। ऐसे एग्जाम्पल देके सब्सटेंशिएट करना है कि कैसे आपके मिडलमैन और फेक बेनिफिशियरी हटेंगे, जिससे इंप्रूव टारगेटिंग होगी। दूसरा, फिजिकल सेविंग एंड एक्सपेंडिचर रैशनलाइजेशन। पहले तो सब्सिडी मिल रही थी, जिसको मिल रहा है उसको कर दो फायदा, ठीक। अब कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर को रैशनलाइज किया गया है। रिडक्शन सब्सिडी बिल बाय प्लगिंग डाइवर्जन एंड वेस्टेज, क्योंकि अब क्या होगा, टारगेटिंग इंप्रूव होगी तो डाइवर्जन रुकेगा, वेस्टेज रुकेगा। फिर आप बताओगे इकोनॉमिक सर्वे पॉइंटेड आउट द इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीटी या रोल ऑफ डीबीटी इन रिड्यूसिंग या लीकेजेस या इंप्रूविंग द फिजिकल सेविंग। तो ये इकोनॉमिक सर्वे ने डीबीटी के रोल को पॉइंट किया था। ऐसे अपने आप से नहीं लिखना कुछ भी, सर्वे कोट करो, इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 पॉइंटेड, बस लिख दो। उसने किया ही होगा ना कहीं डीबीटी के बारे में, हालांकि कर रखा है, पर नहीं भी आ रहा है तो इको सर्वे लिखो, ठीक है ना। उसने डीबीटी के रोल को बताया कैसे वो फिजिकल सेविंग में इंप्रूवमेंट कर। डेटा नहीं आता कई बार, कोई बात नहीं, लेकिन आप इको सर्वे मेंशन करो। एम्पावरमेंट ऑफ चॉइस टू बेनिफिशियरी। पहले क्या था, जो मिल रहा था वही सब्सिडी पे ले लो उसको। अब गवर्नमेंट ने आपको कैश ट्रांसफर करा दिया, अब आप ओपन मार्केट में जाके जो आपकी चॉइस है वो ले सकते हो। पहले लोग पीडीएस शॉप पे जाते थे तो कहीं ना कहीं उनकी डिग्निटी भी हार्म होती थी, वो कैटेगराइज होते थे क्लास वाइज, है ना। अब आप ओपन मार्केट से ले सकते हो तो आपकी डिग्निटी भी बढ़ रही है। तो ये लिखना है, कैन परचेज फ्रॉम द ओपन मार्केट। पहली बात तो ये है क्योंकि आपका कैश आ गया डायरेक्ट। दूसरा, एनहेंसिंग डिग्निटी, ह्यूमन एंगल डालो अपने आंसर में। नेक्स्ट, रिडक्शन इन द मार्केट डिस्टोर्शंस। पहले सब्सिडी का मार्केट डिस्टोर्शन हो रहा था प्राइस का और इन सब का, अब सबके लिए ओपन है मार्केट, कंपटीशन है, जिसको खरीदना खरीदो। तो मार्केट डिस्टोर्शन बच जाता है इससे, ठीक है। प्राइस मार्केट क्या होता है, मार्केट ड्रिवन होता है, ना कि आपका गवर्नमेंट ड्रिवन होता है प्राइस। एडमिनिस्ट्रेशन सिंप्लीफिकेशन। अब यहाँ पे जैम ट्राइनिटी बना दिया, उसका प्रोसेस बना दिया, उसी के थ्रू पैसा जाएगा, तो एक सिंप्लीफिकेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस भी होगी, गवर्नेंस भी आपकी बढ़ गई, गुड गवर्नेंस, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिंप्लीफिकेशन। नेक्स्ट, एनहेंस फाइनेंशियल इंक्लूजन। जैसे बेनिफिशियरी है उनको क्या करना पड़ेगा, अपना अकाउंट ओपन भी करना पड़ेगा और मेंटेन भी करना पड़ेगा टू फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम। तो उससे क्या होगा, बैंक खुलवाएंगे तो क्या होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये बेनिफिट्स होंगे। इससे आने वाले सिनेरियो को चेंज कर सकता है। पर वर्ड लिखा था क्वेश्चन के अंदर डिस्कस, तो आप बताओगे नहीं कुछ चैलेंज भी है इसके अंदर, वो चैलेंज डिजिटल वाले सारे कर देना, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर लैग कर रहा है, डिजिटल डिवाइड है, रूरल एरिया का डेटा दे देना कितना है ना। फिर एक्सक्लूजन एरर है, अभी भी इंक्लूड नहीं किया कई लोगों को, तो एक्सक्लूजन एरर है, क्राइटेरिया के एरर है। इन्फ्लेशन कंसर्न, सबके पास इतना पैसा आ जाएगा फिर क्या होगा,
डिमांड बढ़ जाएगी बहुत ज्यादा, इन्फ्लेशन कंसर्न आ जाएंगे। ठीक है, ये आप इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से लिखने थे आपको, वो लिख दिया अपन ने। देन वे फॉरवर्ड क्या करोगे, अब फेज मैनर में स्टार्ट करो। जैसे सेक्टर वाइज कर दो, एलपीजी कर दिया तो सेक्टर वाइज कर दो, फेज मैनर में कर दो। ठीक है, दूसरा स्ट्रेंथनिंग द जैम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारा जनधन आधार और मोबाइल वाला इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको स्ट्रेंथन करो ताकि रीच बढ़े उसकी। नेक्स्ट, रोबोस्ट ग्रीवांस रिड्रेसल, ये इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई दिक्कत है उसका फास्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए, ग्रीवांस रिड्रेसल फास्ट होना चाहिए। एंड लास्ट इज द आपका पायलट्स एंड एविडेंस बेस्ड एक्सपेंशन, ये भी हम बात करते हैं नीति आयोग, लिख दो एज पर नीति आयोग क्या होना चाहिए, एविडेंस बेस्ड स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो आप छोटे छोटे पहले पायलट करो, उनमें एविडेंस कलेक्ट करो, फिर उसके हिसाब से एक्सपेंशन करो। आप पायलट्स एंड एविडेंस बेस्ड एक्सपेंशन एकदम से मत करो। ये आपके थॉट्स शो करते हैं कि आप कुछ एसओपी फॉलो कर रहे हो जो कि रिक्वायरमेंट है। सीधा रैंडम एक बड़ा लॉन्च नहीं कर दिया आपने, आपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसेस फॉलो किए हैं। ये लास्ट पॉइंट ये शो करेगा आपका। ठीक है, जब आप ह्यूमन डिग्निटी लिखते हो तो आपका ह्यूमन एंगल आता है आंसर के अंदर। ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है अपने आंसर के अंदर। एक मैंने ऊपर बीच में केस स्टडी दे रखी है आपके आंसर में, तो दो तरीके होते हैं, या तो पॉइंट के साथ इन एग्जांपल को यूज कर लेना, जहां पे फाइनेंशियल सेविंग आ रही है वहां पे यूज कर लेना, अलग अलग जगह पे 3 एग्जांपल है, या फिर अलग से बॉक्स बना के केस स्टडी लिख देना। 3 केस स्टडी दी है मैंने जहां पे बेनिफिट हुआ है। पहला दी थी पैल स्कीम का एलपीजी में, ठीक है, और फिर सेकंड दी थी मैंने डीबीटी इन फर्टिलाइजर में जो यूज कर रहे हैं हम, और थर्ड है आपका चंडीगढ़ और पुदुचेरी का पीडीएस रिफॉर्म्स के मॉडल है। ये केस स्टडी वैसे पढ़ोगे तो पीडीएस वाले कल वाला क्वेश्चन था उसमें भी काम आ जाएगी आपको। ये मैंने मॉडल आंसर में दे रखी है आपको। ठीक है, चलो, तो अब इतना हमने पढ़ लिया मान लो आज इसका डीबीटी का। अब मुझे लगता है और कोई कंटेंट में बहुत ज्यादा एनरिच करने की जरूरत है। इस मॉडल आंसर को अगर आपने ढंग से पढ़ लिया तो सारे एग्जांपल आ गए आपके पास, डेटा आ गया आपके पास, चैलेंज आ गए, वे फॉरवर्ड आ गया, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन आ गया। ये एक बेटर अप्रोच है। फिर कुछ ऐड होता है इसी में ऐड कर लो, रादर देन हम बहुत बल्कि कंटेंट पढ़े उसमें याद कुछ भी ना रखे। इनमें से मैक्सिमम चीजें आपको याद हो जाएंगी क्योंकि लिमिटेड है। ठीक है, नेक्स्ट करते चलो। घर पे जो अपना कंटेंट आप उसको बस पढ़ के आ जाओ, उसको कितना यूज होता है उतना कर लो, अपना दिमाग लगाओ, बाकी मॉडल आंसर पढ़ो, खत्म करो। मतलब मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वुमेन एम्पावरमेंट इन इंडिया नीड्स जेंडर बजटिंग। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स एंड स्टेटस ऑफ जेंडर बजटिंग इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। 15 मार्क्स, 11 मिनट्स, 3 पेज करने आपको। फिर स्टार्ट। पहले आप बताओगे जेंडर बजटिंग के बारे में, है ना, कि कॉन्सेप्ट है। It's a process of applying gender lens to the public expenditure and policies to promote gender equity. तो जो भी हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसमें जेंडर लेंस लगाना, यानी कि जेंडर एंगल डालना, दैट इज द जेंडर बजटिंग। इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट थे, उसको बॉक्स की तरह आप हाईलाइट कर सकते हो। अब ये दोनों वर्ड अलग से दिख रहे हैं आपको, जेंडर लेंस और जेंडर इक्विटी। डेफिनेशन में ये चीज भी इंक्लूड करनी होती है आपको कि भाई करते तो ये है, टू किसके लिए कर रहे हैं वो, टू प्रमोट जेंडर इक्विटी। तो कंप्लीट होगी सेंस। ओवरऑल पर्पस क्या है, आउटकम ये है ना, जेंडर इक्विटी लेके आनी है। तो डेफिनेशन में उसको लिख दो और इन दोनों वर्ड को बॉक्स में बना दो तो क्लियर हो जाएगा पूरी। फिर नीड क्या है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में एक डेटा दे दो आप। हमारी रैंक आ रही है 127 आउट ऑफ 146, तो कहीं ना कहीं गैप है, इंप्रूवमेंट करनी है, एम्पावरमेंट करनी है। ठीक है, हिस्टोरिकल बाइसेस है विमेन या बाकी जेंडर्स को लेके। ठीक है, अनपेड केयर वर्क, skewed access to public services due to patriarchal society, विमेन को सारी सर्विस नहीं मिल पाती है। ठीक है, और लास्ट में आप ये बता दो, लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट हमारे यहाँ, तो इसलिए हमें जरूरत है इस चीज की, जेंडर बजटिंग इंक्लूड हो। ये भी आपने क्लियर कर दिया। अब आप बताओगे साफ साफ जो पूछा हुआ है क्वेश्चन में, रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो आप बताओगे भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स है किस किस काम पे, इंस्टीट्यूशनल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क लेवल पे ये होना चाहिए, इंस्टीट्यूशन में पॉलिसी में सब जेंडर बजटिंग आए। फिर कैपेसिटी बिल्डिंग हो, जो भी स्टाफ है उनको पता होना चाहिए ना जेंडर बजटिंग कैसे करनी है, क्या इंक्लूड करना है, ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये रिक्वायरमेंट है जेंडर बजटिंग को लेके आने के लिए। इंस्टीट्यूशन में भी बात हो, पॉलिसी लेवल पे भी हो, स्टाफ की कैपेसिटी भी बढ़े, कैपेसिटी लेवल। रिलायबल जेंडर डिसएग्रीगेटेड डेटा, आपके पास डेटा भी तो होना चाहिए रिलायबल, जो बताएगा कि यहाँ पे विमेन इतना लैग कर रही है, इन पैरामीटर पे लैग कर रही है, तभी तो आप जेंडर बजटिंग उसको प्रॉपर टारगेटिंग कर पाओगे। तो 2-3 चीजें हम कॉमन कर रहे थे। एक हम क्या कर रहे थे, डिजिटल वाला पॉइंट डाल सकते हैं हर जगह। ठीक है, दूसरा विमेन वाला डाल रहे थे, तीसरा डेटा वाला भी डाल सकते हैं कि हमें डेटा बहुत, आजकल डेटा ही है अधिकतर चीजें, तो कहीं भी एक डेटा वाला पॉइंट भी डाल लेना। तो ऐसे 10 12 20 50 पॉइंट का सेट बना के रखो, जो हम 50 सेट बना लो, ये चीज हम कहीं कहीं भी डाल सकते हो, उनमें से 10 12 चीज सेट हो रही होंगी तुम्हारे। तो एक डेटा भी पॉइंट है जो आप डाल सकते हो हर जगह पे। आउटकम बेस्ड मॉनिटरिंग हो, ये रिक्वायरमेंट है। ये नहीं बस कि आपने स्कीम लॉन्च कर दी और आपने उसमें पैसा भी लगा दिया जेंडर बजटिंग का,
लेकिन आपकी मेन रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी मॉनिटरिंग भी हो, आउटकम आया नहीं आया उसका वो देखना है आपको। क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफ गवर्नमेंट स्कीम, जो जो भी गवर्नमेंट स्कीम होंगे क्लियर परफॉर्मेंस इंडिकेटर होने चाहिए जो शो करेंगे इसका आउटकम क्या है। ठीक है, जैसे कि रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में, विमेन की लिटरेसी, इंप्रूवमेंट इन द फीमेल लिटरेसी, नहीं लेबर वर्क फॉर पार्टिसिपेंट बढ़ा नहीं बढ़ा, उन सारे को देख लो, तब वो जाके रिक्वायरमेंट पूरी होगी इसकी। फिर उसमें आप बताओगे कुछ अचीवमेंट्स भी किए हैं, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, अचीवमेंट्स बता दो, उसमें सारा मैंने डेटा दे रखा है, डेटा के साथ लिखना है, बस सब हेडिंग है कि इंक्रीज फोकस ऑन वुमेन वेलफेयर, कहीं ना कहीं जेंडर बजटिंग से वुमेन वेलफेयर पे फायदा हुआ है। एक दो स्कीम दे रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनसे क्या फर्क पड़ा है ना, जो भी वुमेन स्पेसिफिक जो स्कीम है उनसे क्या इंपैक्ट पड़ा है वो आपको लिखना था इसके अंदर। फिर सोशल और इकोनॉमिक गेन्स हुए हैं तो वहां पे आप पैरामीटर लिखोगे, ठीक है ना, क्या पर कैपिटा इनकम उनकी बढ़ी है, क्या एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ी है, वो सब लिखना है सोशल और इकोनॉमिक गेन्स में। सेल्फ हेल्प ग्रुप का एग्जांपल भी डाल सकते हो, टारगेटेड जो गवर्नमेंट कर रही है। अब इसमें लखपति दीदी का भी डाल सकते हो आप इस तरीके से। ठीक है, अब इस लग रहा है सारा डाल सकते थे। नेक्स्ट इज द ग्लोबल रिकॉग्निशन, जो जेंडर बेस्ड बजटिंग है हमारे यहाँ पे इंडिया में गया, उसको ग्लोबल रिकॉग्नाइज भी किया यूएन में और बाकी सब जगह। ये अचीवमेंट है इसकी। फिर आप इसमें कुछ चैलेंजेस की सब जगह पे इंप्लीमेंट नहीं है, इंप्लीमेंटेशन लैग है, विमेन में अवेयरनेस नहीं उसका, और आगे क्या करना चाहिए इसको, ये आपको पेपर शुरू से ही। जैसे एजुकेशन लेके चल रहे हैं, हेल्थ लेके चल रहे हैं, तो उसमें गवर्नमेंट डेडिकेटली कर ले यार, इतना पैसा तो हम जेंडर के लिए करेंगे, नॉट ओनली विमेन, जेंडर या ट्रांसजेंडर, वो सारे उनको हम डेडिकेटली करना, दैट इज जेंडर बजटिंग, कि बजट में आपने किया उसको। फिर एसडीजी कौन सा डालोगे इसमें कंक्लूजन में? वेरी गुड। यार ये मैंने सारे याद करवा रखे हैं, मैं आप वीडियो को डाल दूंगा ग्रुप में, 17 के 17 याद कोड के थ्रू करवा रखे हो, याद होने चाहिए, एकदम से आना चाहिए। वन वन किसका है, टू किसका है, थ्री किसका है, मेरे को 17 के 17 याद है, तुम्हें भी याद होनी चाहिए 17। वो मैंने कोड बना रखा है, आज मैं शेयर कर दूंगा तुम्हारे साथ। 5। अच्छा, 3 बता किसका है फिर? 3 तूने बोल दिया तो बताओ। 3 हेल्थ, ऐसे होना चाहिए। 10 है इनइक्वालिटी, ठीक है। 2 हंगर, फर्स्ट पॉवर्टी टू हंगर, थर्ड हो गया हेल्थ, फोर्थ एजुकेशन, 5 आपने बता दिया। 6 क्लीन एनर्जी, 7 क्लीन निदा, 6 का ड्रिंकिंग वाटर का सैनिटेशन का, 7 क्लीन एनर्जी, 8 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, 9 इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन, मेरे को सारे रटे हुए, तुम्हें पेपर मेरे को थोड़ी देना है, तुम्हें रट देना है। 11 अर्बनाइजेशन, 12 रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन, 13 क्लाइमेट चेंज, वेरी गुड, 14 बिलो वाटर, और 15 है लैंड पे, 16 पीस इंजस्टिस, और 17 कोलैबोरेशन करो। ठीक है, फिर भी तुम्हें अच्छा है परफॉर्मेंस, ठीक है। पर मेरे को तो याद है, देखो सारे मैंने सुनाएगा, तो ऐसे तुम्हें याद होनी चाहिए कि क्योंकि मेरे को ऐसे याद नहीं, मेरे कोड याद रखे दिमाग में, वो भेजता हूँ तुम्हें, हो जाएंगे याद। और ये मैंने अपनी तैयारी के टाइम याद किया था, अभी रिवाइज भी नहीं किया, इतना याद होना चाहिए, जब से याद कर लिया तो कर लिया, बस एक बार ही कर लिया, क्योंकि हर एक देखते याद आता है, हेल्थ है लगा दो यार। मैंने शायद 3 ट्री ऐसे मैंने याद करके कोड, ट्री से मतलब अच्छा एनवायरमेंट होता है, हेल्थ अच्छी हो जाएगी, ऐसे कर लिया। ठीक है, 4 डोर ऐसे कर रखा है, दरवाजे खोल दो एजुकेशन की, तो मेरे दिमाग में आते सीधे क्लिक करते हैं। रावण का किया था मैंने 10, कि रावण के 10 सर है, हमारा एक सर है, ये तो इनइक्वालिटी है भाई। 10, 1 से 10 से मेरे को याद आता है रावण का है ऐसे, तो वो आने चाहिए आपको दिमाग में। हो गया याद 10, बाकी सारे हो जाएंगे, मैं भेज दूंगा। विमेन एम्पावरमेंट हो गया। पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज अ चैलेंज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजट मेकिंग ड्यूरिंग द पोस्ट लिबरलाइजेशन पीरियड। ठीक है, क्लैरिफाई करो कि गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत आ रही है पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करने में। 15 मार्कर, 11 मिनट्स, 3 पेज फिल करने हैं आपको, स्टार्ट। क्वेश्चन 1 मिनट डेटा लगा पर आंसर देखना बहुत सिंपल है, आ जाए पढ़ो। पब्लिक एक्सपेंडिचर का जो ट्रेंड है पोस्ट लिबरलाइजेशन, पहले तो ये आप लोगों को बताना है क्या 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 हमने ट्रेंड शिफ्ट किया है। तो पहला क्या था, इंक्रीज डेवलपमेंटल स्पेंडिंग, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, सोशल सेक्टर में, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, इनको हमने थोड़ा एक्सपेंड किया पोस्ट लिबरलाइजेशन। सेकंड, फिजिकल कंसोलिडेशन के एफर्ट थे, है ना, फिजिकल डेफिसिट, एफआरबीएम एक्ट है 2003 में, सब
implementation of FRBM Act 2013 2003, शिफ्ट टुवर्ड्स वेलफेयर स्कीम मनरेगा या ठीक है पीएम आवास योजना, किसान, आयुष्मान भारत। तो पोस्ट लिबरलाइजेशन अभी तक बता दो सारा वेलफेयर की तरफ, क्योंकि क्वेश्चन पेपर किसका है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है, उस तरीके से चलो इसको। इकोनॉमिक के बताओ, सोसाइटी के बताओ, स्कीम्स बताओ सारी स्पेंडिंग। ये इकोनॉमिक्स का पॉइंट हो गया, बाकी ये किसके हो गए आपके, ये भी इकोनॉमिक का मान लो, ये सोशो इकोनॉमिक का, ये सोशल डेवलपमेंट। इस तरीके से करना था आपको। राइजिंग कमिटेड एक्सपेंडिचर, क्यों, कहीं ना कहीं सैलरीज और ये सब बढ़ गई थी, ठीक है, सैलरीज, पेंशन, इंटरेस्ट पेमेंट्स और सब्सिडी कंस्टिट्यूट लार्ज शेयर। ये आपने ट्रेंड बताया कैसे है। कुछ लोग और एडवांस जाके बता देंगे 1990 से पहले क्या था, अब 90s में कितना था, अब कितना हो गया, वो जो कर्व बनाना था कैसे बढ़ रहा है, उस तरीके का हो जाता है बेटर। नहीं है तो एक बार घर जाके उसको डेवलप कर लेना, फिर काम आ जाएगा कहीं ना कहीं वो। अब चैलेंजेस क्या है इसमें, हाई कमिटेड एक्सपेंडिचर, जो सैलरी, पेंशन पे, इंटरेस्ट पेमेंट, ये बढ़ गया हमारा, तो आप डेटा कोड कर दो कितना बढ़ गया उस तरीके से। ओवरऑल 55% ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स कंज्यूम्ड बाय द इंटरेस्ट पेमेंट, सैलरीज एंड पेंशन। तो बजट के जो डेटा थे वो आप यहाँ पे कोड कर सकते थे, ठीक है। राइजिंग सब्सिडी बर्डन, सब्सिडी बर्डन बढ़ा है हमारा। इनएडिक्वेट कैपिटल एक्सपेंडिचर इन अर्ली ईयर, स्टार्टिंग में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा नहीं किया, तो अब हम फोकस कर रहे हैं किसके थ्रू, कौन सी स्कीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, गति शक्ति, हाँ ये क्या, हाँ उसके पाइपलाइन के बाद अब होलिस्टिक गति शक्ति आ गई, हाँ। रिवेन्यू डेफिसिट एंड फिस्कल डेफिसिट का प्रेशर है, ठीक है, ये हमारे चैलेंज है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वर्सेस स्टेट ऑटोनोमी, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम गवर्नमेंट वो करती है, स्टेट कहती है हमें ऑटोनॉमी चाहिए, उसमें हमें अपने हिसाब से करने दो, ये भी एक चैलेंज है, उसको बैलेंस करना। पुअर आउटकम ओरिएंटेशन, बस पैसा लगाया जा रहा है, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग, आउटकम बेस्ड, ये कहीं ना कहीं इसका क्या है, चैलेंज है कि उस पैसे का पूरा इफेक्टिवनेस निकालना, तो ये चैलेंज आपको बताने दे। फिर आप और बताओ कैसे और सिचुएशन कॉम्प्लिकेट हो रही है, कई बार जैसे कोविड जैसी इमरजेंसी सिचुएशन आती है, तब एक्सपेंडिचर फिर गवर्नमेंट को मैनेज करना पड़ता है, वेलफेयर पे लगाना पड़ता है। कई बार क्लाइमेट चेंज के कारण और थोड़ी दिक्कत हो रही है, वहां पे भी क्लाइमेट रिफ्यूजीज होते हैं, क्रॉप डिस्ट्रेस होती है, ये सब बातें लिखो, एडिशनल बता दो, ठीक है। पेंडेमिक कर दिया, ये कर दिया। फिर एक हमारा ओवरऑल ओरिएंटेशन वेलफेयर स्टेट का है, वहां भी खर्चा होता है उसको लेके, ठीक। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज भी है, ये एडिशनल फैक्टर्स हैं, और ये कहीं पे भी डलेंगे। ग्लोबल अनसर्टेनिटी, प्राइस राइज उस चीज में, पेट्रोलियम का प्राइस, इन्फ्लेशन और सब चीजें, ठीक है ना। टैरिफ, अब टैरिफ वाला भी डाल सकते हो, ये सब क्या ग्लोबल अनसर्टेनिटीज मैनेज, तो गवर्नमेंट को भी तो मैनेज करना है ना अपने लेवल पे। ये ब्रॉड इकोनॉमिक का क्वेश्चन था पूरा, ओवरऑल एक्सपेंडिचर का, काफी चीजें कवर होंगी इससे आपकी। देन लास्ट आप बताओगे वे फॉरवर्ड क्या करना चाहिए, जो हमारा खर्चा था, सब्सिडी बर्डन था, उसको क्या करोगे आप, रैशनलाइज करोगे। फिर यहाँ पे एग्जांपल आप क्या लिखोगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा था आपने, थ्रू डीबीटी, ऐसे तो करोगे। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाओगे, क्योंकि हमें क्या करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, ये सब लिखो यहाँ पे। आउटकम बेस्ड बजटिंग करो, जो हमने किया था, ऊपर लैग कर रही थी दो चीजें, है ना। फिजिकल डिसिप्लिन लाओ, एफआरबीएम एक्ट को अडेयर करना है अपने को। टेक्नोलॉजी ड्रिवन, डेटा ड्रिवन जो बातें की थी, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, वो सब करना है। जेंडर बजटिंग लिख दो, कोई सब फायदा करेगा इसमें, जो एक्सपेंडिचर रैशनलाइज होगा ना, आउटकम ज्यादा अच्छा निकलेगा। जेंडर बेस्ड बजटिंग लिख दो, क्वेश्चन से ही आंसर बन जाएगा कई बार तो, प्रोवाइडेड आप इन्वॉल्व होकर पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, वो डिपेंड कर रहा है। अगर आप इन्वॉल्व होकर 1 घंटा पढ़ रहे हो तो काफी चीज गेन कर लोगे, इतना ही काफी है। लेस इज मोर है यूपीएससी में, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना, जो पढ़ रहा है उसको ढंग से इन्वॉल्व होकर पढ़ लो, टेंशन नहीं लेनी, आराम से, तभी वो रिटेन रहेगा दिमाग में। कम कम पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, रैशनलाइज करो सेंटर सेक्टर स्कीम को, जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे सेंटर स्कीम दे दो, अनटाइड फंड्स को बढ़ाओ, स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी बढ़ाओ, उन सब में तभी रैशनलाइज होंगी चीजें। इकोनॉमिक सर्वे कॉल्ड फॉर द बेटर कैपिटल एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी एंड सब्सिडी रैशनलाइजेशन, ये करना था, ठीक है। चलो लास्ट हुआ कुछ फायदा, चलो ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल बजट एंड रेवेन्यू बजट, ये सब फैक्चुअल, ये वाला नहीं करेंगे, ये कंपोनेंट सीधा आप मॉडल आंसर देख लेना। जीएसटी का कोविड के टाइम वाला वो भी नहीं करेंगे, अगला क्वेश्चन है ना, वो उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट था। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। What is the meaning of the term tax expenditure? Taking the housing sector as an example, discuss how it influences the budgetary policies of the government. 12.5 marks, 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग करो, 3 पेजेस, 11 मिनट स्टार्ट। पहले तो आप बताओगे टैक्स एक्सपेंडिचर क्या है ना, जो भी रेवेन्यू फॉर गोन बाय द गवर्नमेंट ड्यू टू स्पेशल टैक्स प्रोविजन, एग्जम्पशन हो गए, डिडक्शन हो गए, रिबेट हो गया, प्रेफरेंशियल टैक्स रेट हो गया, ठीक है। दो नॉट डायरेक्ट एक्सपेंडिचर, वो नहीं है, बस रेवेन्यू फॉरगोन जो कर दिया उन्होंने। दिस कंसेशन एक्ट एज द इनडायरेक्ट फिस्कल सपोर्ट टू प्रमोट स्पेसिफिक इकोनॉमी एंड सोशल ऑब्जेक्ट। ये मेन बात है कि जो हमने रेवेन्यू फॉरगोन किया उसके पीछे पर्पस क्या है,
उस सेक्टर को प्रमोट करना और सोशल जस्टिस को एंश्योर करना, सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। तभी हम उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या करते हैं, कंसेशन दे रहे हैं, उससे जो रेवेन्यू फोरगोन हुआ दैट इज और द टैक्स एक्सपेंडिचर। ये था। अब हम देखेंगे पहला क्वेश्चन था, इस पे पार्ट था कि टैक्स एक्सपेंडिचर और हाउसिंग कौन कौन कहाँ मिलते हैं हम देते हैं। तो ये थोड़ा फैक्चुअल था, जिसको पता है वो ठीक है, अदरवाइज जीएसटी सबको पता ही है, ठीक है, वो लिख देते हैं आप जीएसटी वाला। बाकी सेक्शन 8C डिडक्शन में मिलता है आपको 1.5 लाख मिल जाता है, और सेक्शन 24B और डिडक्शन ये आपके इनकम टैक्स से मिल जाते हैं आपको 2 लाख फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी जो लेते हैं हम पहला, ठीक है। फिर एडिशनल मिल जाता है, कोई फर्स्ट टाइम बायर है तो उसको अप टू 1.5 लाख है। तो कुछ ये फैक्चुअल मैंने दे रखा है, उसको कवर कर लेना। कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट टैक्स डिडक्शन दे रही है आपको, ठीक है। फिर जीएसटी कंसेशन 1% ही है जीएसटी रेट ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग, और 5% है ऑन अदर हाउसिंग पे। तो ये जीएसटी रेट भी काफी कम है, कंसेशनल है यहाँ पे, है ना, जीएसटी कंसेशन है। टैक्स जो आपकी हॉलीडे है फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, ठीक है, जो अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर है उनको कुछ टाइम के लिए कह देगा कि आपसे कोई टैक्स नहीं लेंगे, तो कुछ उनको टैक्स हॉलीडे मिल जाता है, तो उनको चीपर पड़ जाता है, ठीक है। अब उसको रहता है उसमें कोई और है, यही दिक्कत आती है ना उसमें, रिग्रेसिव है ये, मोस्टली अमीर ही बेनिफिट उठाएंगे उस चीज का। तो टैक्स हॉलीडे फॉर द अफोर्डेबल हाउसिंग डेवलपर्स, उन्होंने सारे अपने हाउसेस में काउंट करवा दिया, अफोर्डेबल में आगे सारे लग्जरी भी, ठीक है, ये हो जाता है फिर वो आइडेंटिफिकेशन दिक्कत। अब देखो इन्फ्लुएंस ऑन बजटरी पॉलिसी, सेकंड पार्ट ये था कि जो हमने किया है इसका बजटरी जो पॉलिसीज है ओवरऑल, रेवेन्यू तो एक पार्ट है उसका, बजट क्या है आपका, केवल यही थोड़ी देता है कहां से पैसा आया कहां से गया, उसके अलावा और क्या देता है कि आने वाले टाइम में गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या लेके आएगी। तो ये भी ध्यान रखना आपको, बजट इज नॉट ओनली अबाउट इन एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, उसके साथ साथ पॉलिसीज हो जाता है। तो ये केवल रेवेन्यू फोरगोन तो एक पार्ट था, बाकी चीजें और बतानी थी आपको बजट, ठीक है। तो इन्फ्लुएंस ऑन बजटरी पॉलिसीज, एक तो रेवेन्यू गवर्नमेंट का लॉस हुआ, अगर वो टैक्स लगते तो गवर्नमेंट और पैसा कमाती, है ना, लेकिन ऐसा करती क्यों है गवर्नमेंट, उस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए और उससे रिलेटेड जो सोशल ऑब्जेक्टिव है उनको अचीव करने के लिए। अगर वो महंगा हो जाएगा फिर अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं हो पाएगी ना, इसलिए हाउसिंग के हिसाब से। अब देखो रेवेन्यू फोरगोन अराउंड 7.37 लाख करोड़ गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो फोरगोन किया उन्होंने इन फाइनेंशियल ईयर 2023 अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट एस्टिमेट्स, ठीक है। एनहेंस एनकरेजमेंट किसको मिलेगा, रियल स्टेट और कंस्ट्रक्शन को, ठीक है। जब आप लो टैक्स कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इनको एनकरेजमेंट मिलेगा, रियल स्टेट और हाउसिंग सेक्टर को। तो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हाउसिंग सेक्टर है इट कंट्रीब्यूट्स टू 8% ऑफ द जीडीपी एंड सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है आपका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और या। फिर थर्ड देखो, ये जो आपका ओवरऑल हम कर रहे हैं टैक्स एक्सपेंडिचर हाउसिंग सेक्टर में, उसी का इन्फ्लुएंस बता रहे हैं, क्या पड़ेगा, सपोर्ट टू अफोर्डेबल हाउसिंग गोल्स। तो जो गवर्नमेंट की जो टारगेट है आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर, उसको फैसिलिटेट करेगा। और दूसरा क्या करेगा, एसडीजी 11 को अचीव करना, जो एसडीजी 11 के टारगेट है उसको अचीव करेगा। ऐसे डालना था आपको इसके अंदर, क्योंकि ब्रॉड पॉलिसी का पूछा हुआ है। और फिर स्टिमुलेटिंग एंसिलरी आपके, ठीक है ना, जो भी सेक्टर्स है, क्योंकि घर के साथ साथ क्या क्या जरूरी है आपको, और घर बनाने के लिए सारी चीजें है ना, स्टील जरूरी है, ठीक है, आपके और सीमेंट जरूरी है, ब्रिक्स है, बाकी जो भी एंसिलरी डोर लगते हैं, है ना, फर्नीचर हो गया, तो सारे एंसिलरी इंडस्ट्री प्रमोट होती है। इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस, फॉरवर्ड लिंकेज कैसे है, सर्विस सेक्टर होगा, रीसेल होगी, मार्केटिंग होगी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, वो सारा डेवलप होता है। टूरिज्म भी डेवलप होता है कंस्ट्रक्शन से, ठीक है, वो सारी चीजें हैं। तो आप लिख सकते हो और इनोवेट कर सकते हो अपने आंसर को, यहाँ पे फॉरवर्ड और बैकवर्ड डेवलप बना के, यहाँ पे इधर बैकवर्ड फॉरवर्ड क्या क्या फायदे होंगे, खत्म। बीच में लिख दो हाँ कंस्ट्रक्शन या रियल स्टेट सेक्टर, और इधर लिख दो क्या क्या बैकवर्ड लिंकेज फायदे होंगे, यहाँ पे स्टील इंडस्ट्रीज फायदे होंगे, फॉरवर्ड में आपका अफोर्डेबल हाउसिंग, टूरिज्म, ये सब कर दो, ऐसे दोनों फायदे बताने थे आपके। लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ये फायदे आगे के। नेक्स्ट इंप्रूविंग फाइनेंशियल इंक्लूजन, सब में डाल रहे हैं हम, क्यों, कई बार लोन लेने के लिए बैंक खुलवाना पड़ेगा, और लोन फैसिलिटी फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इंप्रूव होगा इससे। अब इसके भी चैलेंजेस हैं, क्या चैलेंज है, जो अधिकतर बेनिफिट होता है वो रिच को होएगा, क्योंकि पुअर ना लोन लेने जाएगा ना उस कैपेसिटी का घर ले पाएगा। गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग बना लिया, वो अफोर्डेबल हाउसिंग भी नहीं हो पाती उनके लिए, ठीक है ना, तो वो पुअर उस सोसाइटी में जाएगा, लेगा नहीं कभी घर, ले अफोर्ड नहीं कर पाएगा। रिग्रेसिव इंपैक्ट, हायर इनकम ग्रुप को ही ज्यादा फायदा हो रहा है इसमें, ना कि लोअर इनकम ग्रुप को, ठीक है। डिस्प्रपोर्शनेटली बेनिफिट किसको मिल रहे हैं, हायर इनकम ग्रुप को। रेवेन्यू लॉस, गवर्नमेंट का कहीं ना कहीं रेवेन्यू लॉस हो ही रहा है, हमें आपको बताना तो है, ठीक है। लिमिटेड इफेक्टिवनेस फॉर द पुअर, पुअर के लिए उतनी इफेक्टिवनेस नहीं है, ठीक है लेकिन हमने वर्ड किया उसके लिमिटेड, कम है थोड़ी, ठीक है ना।
कंप्लायंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, आपको टैक्स डिडक्शन चाहिए, वो सब करना है, उसके लिए बहुत ज्यादा कंप्लायंस और एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन है। वो फॉर्म भरो, ये करो, पैसा कब आएगा, 1 लाख 1.5 लाख नहीं आता, वो आता है, वो सब करना है। ठीक है, अब फिर करना क्या है, वे फॉरवर्ड बताओगे आप कि टारगेटेड टैक्स एक्सपेंडिचर हो। टारगेटेड टैक्स एक्सपेंडिचर में क्या करोगे आप लोग, किसको टारगेट करोगे? पहले लो इनकम ग्रुप, पुअर जो उनको, और जो फर्स्ट टाइम हाउस बायर है उनको पहले टारगेट करो। तो ये आपको हर एक में डाल सकते हो स्कीम के अंदर कि टारगेटेड हो। सेकंड आप करोगे सनसेट क्लोज हो फॉर टैक्स इंसेंटिव, ये नहीं एक बार देख दो तो चल ही रहा है, तो आप सनसेट डाल लो उसमें कि ये 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, फिर हम इसको रिव्यू करेंगे कितना इफेक्टिव है, डेटा देखेंगे, एविडेंस बेस्ड, फिर उसको रिव्यू करेंगे। और ये कह दो सर ये मैंने नहीं कहा, ये कौन कह रहा है, केलकर कमेटी कह रही है, वो लिख दो कमेटी का नाम और इसको डाल दो बॉक्स में, केलकर को, नाम को, उसको नहीं। ठीक है, तो दिख जाएगा इसने केलकर का नाम भी लिख दिया। केलकर कमेटी की रिकमेंडेशन है कि आप उसको सनसेट क्लोज डालो और उसको रिव्यू करो। ठीक है, फिर करो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लाई साइड मेजर्स। ठीक है, ये नहीं है केवल आपने केवल उसमें टैक्स डिडक्शन दे दिया तो अपने आप ही हाउसिंग सेक्टर इंप्रूव कर जाएगा। आपको ये बात और समझनी है, कहीं पे टैक्स डिडक्शन की किसी और में आ जाएगा तो आपको क्या करना है, ओवरऑल उस सेक्टर को रिफॉर्म करना है। तो आप हमेशा वे फॉरवर्ड में क्या करोगे, उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करोगे। नो, टैक्स डिडक्शन तो एक ही पार्ट है ना उसको डेवलप उठाने के लिए सेक्टर को, बाकी क्या होंगे उसके रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करोगे, इतनी ज्यादा रेगुलेशन ना हो, रेड टेपिज्म ना हो उसके अंदर, लैंड यूज पॉलिसी प्रॉपर हो ताकि एलोकेट हो जाए लैंड आराम से हाउसिंग डेवलपर्स को। थर्ड क्या हो, रिड्यूसिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट, एक सेकंड, बोटल नेक, सॉरी, जो भी हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए क्लियरेंस में टाइम लगता है वो उनको हमें रिड्यूस करना है। तो इससे क्या होगा, ओवरऑल सेक्टर का ओवरऑल होगा, तब जाके अल्टीमेटली आपका जो ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझो, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या था, हाउसिंग सेक्टर को उठाना और उससे सोशल जस्टिस को एंश्योर करना, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। उसका एक पार्ट था टैक्स एक्सपेंडिचर या टैक्स डिडक्शन, तो तुम लास्ट में उसका ओवरऑल बताओगे। ये समझ जाओ हर चीज में उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या, एक पार्ट को हम आंसर कर रहे हैं, कंक्लूजन में ओवरऑल बता देंगे, हो गया काम, इतना क्लियर। ठीक है, चलो, हो गया दिल गार्डन गार्डन है। अच्छा, कोई नहीं, सीख जाओगे तुम।